नमस्कार। रात के 9 बज रहे हैं और मैं राकेश शर्मा आपके रूबरू हूं आज दिन भर की बड़ी खबरों बड़ी अपडेट को लेकर के। क्या कुछ खास आज पूरा दिन भर का घटनाक्रम रहा है और क्या जो चर्चाएं हैं आगामी दिनों में जो चर्चा के विषय बनेंगे उनकी बात आज इस बुलेटिन के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। कल कैबिनेट की बैठक तय हो गई है। कैबिनेट की बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में कौन से एजेंडे रहने वाले हैं, किन मसलों के ऊपर ये बैठक में चर्चा होगी की बात आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वोट फॉर ओपीएस ये अपील क्यों की जा रही है, वोट फॉर ओपीएस का नारा जो है वो क्यों गूंजने शुरू हो गया है एन मौके पर जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आगामी दिनों में चुनाव की तैयारियां पूरे प्रदेश भर में चलनी है और ऐसी स्थिति में इन हालात में ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस क्यों कहा जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। आउटसोर्स को ईपीएफ और ईएसआईसी देने का वादा कहाँ से किया गया है, किस विभाग कहाँ से ये बात निकल कर के सामने आई है। आज आउटसोर्स कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक हुई है जिसका अपडेट हमने आपको दिन में भी दिया था और इसके बाद क्या घटनाक्रम हुए हैं और किस तरह का अपडेट आउटसोर्स को लेकर के सामने आया है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही टीजीटी प्रमोशन की फाइल कहाँ है इस समय, इसकी बात करेंगे क्योंकि टीजीटी प्रमोशन को लेकर के पिछले कल अपडेट हमने दिया था। आज इस पूरी फाइल को ट्रैक किया गया है, कहाँ ये फाइल थी, किस तरह से इसमें तमाम जो आज अपडेट रहा है किस तरह का है और इस समय ये फाइल कहाँ है, कब ये रिज़ल्ट निकलने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के जो अध्यापक हैं वो इस परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका खुलासा बुलेटिन के माध्यम से आपके साथ करेंगे। एनएचएम का रिज़ल्ट कब आएगा, इसका भी बड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। एनएचएम की भर्तियों को लेकर के ख़ास तौर पे जिन्होंने आवेदन दिया था और काफ़ी महीनों से ये इंतज़ार कर रहे हैं कब इसका परिणाम निकलेगा, इसकी बात करेंगे। और अन्य तमाम जो दिन भर की बड़ी खबरें रही हैं, बड़ा अपडेट आपके साथ उनका साझा करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए इस बुलेटिन को ज़रूर साझा करें, शेयर करें और इसके साथ ही दिव्य हिमाचल चैनल को ज़रूर लाइक करें। बुलेटिन की शुरुआत मौसम से करते हैं। मौसम को लेकर के आगामी 48 घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 48 घंटों तक प्रदेश भर में भारी बारिश रहने वाली है। नदी नालों के समीप ना जाने की सलाह जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इसके साथ ही अगर नुकसान की बात करें तो प्रदेश भर में इस समय जो कुल अभी तक का नुकसान है लगभग 1800 करोड़ रुपए का ये नुकसान पहुंच चुका है, जिसमें सड़कें तबाह हुई हैं और ट्रांसफार्मर जलने टूटने के साथ बिजली के तार जो टूटे हैं उनकी वजह से लाइनें प्रभावित हुई हैं और बिजली व्यवस्था चौपट हो गई है। पूरे प्रदेश भर में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी बिजली नहीं आ रही है। इसके साथ ही केंद्र से भी एक टीम हिमाचल दौरे पर है और ये टीम हिमाचल में हुए नुकसान का जायज़ा ले रही है। इसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को मुआवजा मिलने की संभावनाएं जागृत हो गई है। हालांकि पूर्व में ऐसा होता रहा है कि नुकसान के बाद टीमें हिमाचल पहुंचती हैं और बरसात मानसून का सीज़न जाने के बाद ये टीमें आती हैं और इसके बाद नुकसान का आकलन होता है। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है और जिस तरह की रिपोर्टें हिमाचल से केंद्र को गई हैं उसके आधार पर टीमें अभी से हिमाचल में डेरा डाल चुकी हैं और प्रदेश के 4 जिले जो पूरी तरह से बारिश प्रभावित रहे हैं, जहां अधिक नुकसान देखने के लिए मिला है, उनका ये टीमें दौरा करने वाली हैं। इसमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला, ये 4 जिले शामिल हैं। इन जिलों में ये टीमें जाएंगी और आगामी 48 घंटों के दौरान इन नुकसान का जायज़ा लेंगी, किस तरह का ये नुकसान रहा है और आगे ये रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के सुपुर्द की जाएगी। केंद्र सरकार से मुआवजा जारी होगा और ये मुआवजा राहत राशि के तौर पे हिमाचल में बांटा जाएगा। फिलहाल पूरे नुकसान की अगर बात करें तो 800 करोड़ रुपए का भारी भरकम 1800 करोड़ का 1800 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान जो है वो अभी तक हिमाचल को झेलना पड़ा है। इसके साथ ही बात आज एक अपराध से जुड़े घटनाक्रम की करते हैं। नालागढ़ में ये मामला सामने आया है, गोलीकांड का ये मामला है। एक कैदी को जिस समय पेशी के लिए ले जाया जा रहा था उस समय अज्ञात हमलावरों ने गोली
गोलीबारी की है और इस गोलीबारी के बाद ये हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि पुलिस ने एक हरियाणा नंबर की बाइक को ज़रूर जब्त किया है और इस बाइक के आधार पर अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो पंजाब और हिमाचल की सीमा है उसे सील कर दिया गया है और नाके पर पुलिस चौकस व्यवस्था कर चुकी है ताकि इन जो अपराधी इस मामले में शामिल रहे हैं उन्हें किसी न किसी रूप में गिरफ्तार किया जाए। जिस कैदी के ऊपर ये हमला हुआ है, अजय उर्फ सन्नी इसका नाम है और खेड़ा में पूर्व में एक गोलीकांड हुआ था, गोलीबारी की घटना हुई थी, उसमें ये नामजद है। इस आरोपी जो कैदी है उसके ऊपर बहुत से मामले चल रहे हैं जिनमें हत्या के भी 3 मामले जो हैं वो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पे नाके लगाए गए हैं। बात एनएचएम भर्ती की करते हैं। एनएचएम भर्ती का इंतज़ार लगातार लंबा हो रहा है। पिछले करीब 3 महीने से जो एनएचएम का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, 326 कुल ये पद भरे जाने थे और इन पदों के लिए जो परीक्षा हुई थी वो 1 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के बाद से लगातार इंतज़ार चल रहा है। अभी तक परिणाम सामने नहीं आए हैं और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ इस भर्ती के माध्यम से भरा जाना था, लेकिन परिणाम न आने की वजह से खासी निराशा जो है वो अभी तक आवेदकों को झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही बात कॉलेज कैडर के जो पद खाली हैं उनकी भर्ती की करते हैं। 553 ये पद भरे जाने हैं और इन पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना है। आज एबीवीपी के छात्रों ने लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष रामेश्वर ठाकुर से मुलाकात की है और इन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने 553 पदों को भरने की बात कही है। इनका कहना है कि प्रदेश भर के कॉलेज कैडर के जो 553 पद खाली हैं उनसे पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 26 मई को आयोजित की गई थी और इसके बाद इन पदों को भरे जाना था, लेकिन अभी तक इन पर भर्ती जो है वो नहीं हो पाई है। 3 विषयों की परीक्षा जरूर आयोजित हुई थी, लेकिन इसमें 11 पदों के जो परिणाम हैं वो सामने अभी तक नहीं आ पाए हैं। ये एक बड़ा मसला इन्होंने उठाया है और इसके साथ ही इन्हें आश्वासन भी मिला है कि आगामी दिनों में परिणाम को लेकर के जरूर जो कदम है लोक सेवा आयोग की तरफ से उठाए जाएंगे। बात लेक्चरर की पदोन्नति की करते हैं। टीजीटी प्रमोशन जो स्कूल लेक्चरर के तौर पर पदोन्नति होनी है उसे लेकर के इंतज़ार आज पूरा दिन भर होता रहा है और जो तमाम अध्यापक हैं जिन्हें पदोन्नति का तोहफ़ा मिलना था उनकी निगाहें आज इस खबर पर बनी हुई थी कि किस तरह का ये परिणाम रहता है, क्योंकि 845 लेक्चरर हैं जिनकी प्रमोशन बतौर लेक्चरर होनी है। टीजीटी से लेक्चरर के तौर पर ये पदोन्नति होनी है और आज का अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें, क्योंकि ये बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस प्रमोशन की जो घोषणा है वो आज हो सकती है, फाइल आज निकल सकती है, लेकिन आज जो फाइल है वो सचिवालय में घूमती रही। आज बड़ी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तमाम नामों के ऊपर चर्चा की गई। जो 845 पदोन्नत होने हैं टीजीटी से लेक्चरर जिन्हें बनना है उनकी चर्चा हुई है और इसके बाद ये फाइल अब शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दी गई है, शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है और अब एक बड़ी उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल यानी मंगलवार को लिस्ट सामने आ सकती है और पदोन्नति का तोहफ़ा जो है वो इन जो टीजीटी हैं उन्हें लेक्चरर के तौर पे मिल सकता है। और कुल ये जो आज की बात करें तो जिन्हें प्रमोट किया जाना है उनकी वेरिफिकेशन के बाद ये लिस्ट जारी होनी है और इसी में ज़्यादा समय फ़िलहाल लगता हुआ नज़र आ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का आज बड़ा आंदोलन सामने आया है। इसके साथ ही जो आउटसोर्स के कर्मचारी अन्य विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। आज एक बड़ी बैठक बिजली बोर्ड में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की हुई है और आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली बोर्ड की तरफ से बड़ा तोहफ़ा जो है एक आगामी दिनों में मिल सकता है। हालांकि 1 महीने की मोहलत ज़रूर इसमें तय की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी
देने का वादा जो है वो बिजली बोर्ड की तरफ से किया गया है और 1 महीने के अंदर जो इनकी समस्याएं ईपीएफ को लेकर के या अन्य जो समस्याएं हैं उन्हें निपटाने की बात कही गई है। आज ये बैठक आयोजित हुई है और बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज ढडबाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगे जो हैं वो अपनी समस्याएं और मांगे दोनों उनके समक्ष रखी हैं। इसमें मुख्य तौर पे ईपीएफ और ईएसआईसी को लेकर के बड़ी मांग सामने आई है जिसे 1 महीने के अंदर निपटाने की बात कही गई है, यानी 1 महीने पर के बाद बिजली बोर्ड के जो तमाम आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की ही अगर बात करें तो आज सचिवालय आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे थे। पूरे प्रदेश भर के ये कर्मचारी थे जो पदाधिकारी हैं, अपने जिला स्तर की कार्यकारिणी में हैं या राज्य स्तर की कार्यकारिणी में हैं। इनकी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान करीब 20 मिनट की ये मुलाकात थी। इस मुलाकात में इन्होंने अपना पक्ष रखा है और बदले में इन्हें ये आश्वासन मिला है कि सितंबर में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इनका एजेंडा शामिल किया जाएगा और जिस पॉलिसी निर्माण की ये मांग कर रहे हैं उससे किसी न किसी रूप में साकार किया जाएगा। बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा रही है और इसके बाद अब सितंबर की कैबिनेट बैठक का इंतज़ार ये कर रहे हैं। क्या फैसला रहता है ये सितंबर में ही अब खुलासा हो पाएगा। बात कल आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक की करते हैं क्योंकि कल भी एक कैबिनेट की बैठक तय कर दी गई है और इसमें मुख्य तौर पे जो मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल घोषणाएं की हैं उन पर मुहर लग सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों में घोषणाएं हो रही हैं। इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही जो अन्य एजेंडे हैं उनके ऊपर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है जिसमें मुख्य तौर पर एरियर और डीए को लेकर के चर्चा होने की संभावना है। कर्मचारियों का बड़ा मसला एरियर और पे रिवीजन का मामले की अगर बात करें, जो एरियर और डीए को लेकर के कर्मचारियों को मसला है उसमें पे रिवीजन की अगर बात करें तो ये मामला विधि विभाग को फ़िलहाल भेजा गया है और इसके साथ ही एरियर की अगर चर्चा करें तो इसमें महंगाई भत्ते की जो किस्त जारी होनी है उसमें कल एक बड़ी बात सामने आ सकती है। कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हालांकि परिणाम क्या रहेंगे ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। आउटसोर्स को लेकर के क्योंकि सितंबर की तारीख तय हुई है, आज जो इनकी चर्चा हुई थी जल शक्ति मंत्री के साथ उसमें ये कहा गया है कि सितंबर में इनकी बैठक आयोजित होनी है। ऐसे में इनका मसला फ़िलहाल कल की कैबिनेट की बैठक में नहीं जा रहा है। एनटीटी को लेकर के भी तमाम सवाल उठते रहे हैं कि एनटीटी का मसला कैबिनेट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो फ़िलहाल एनटीटी की बात करें तो वित्त विभाग की मंजूरी के लिए एनटीटी की फाइल फ़िलहाल गई हुई है और इस वजह से कल की कैबिनेट में एनटीटी को भी शायद जगह ना मिल पाए। और इसके साथ ही बात जेबीटी की कर लेते हैं। जेबीटी भर्ती को लेकर के अब हिमाचल भी पार्टी बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। राजस्थान का केस जो सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल चल रहा है और अब जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं जेबीटी के इस फैसले को लेकर के जो राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट के में मामला फंसा हुआ है उसे लेकर के जो राज्य प्रभावित हैं उन्हें भी पार्टी बनाया गया है और इसमें अब हिमाचल भी जो की जवाबदेही रहेगी। हिमाचल भी अपना पक्ष रखेगा जेबीटी को लेकर के। हिमाचल सरकार का क्या स्टैंड है इसे सुप्रीम कोर्ट में अब रखना होगा। अगर हिमाचल सरकार की बात करें तो जेबीटी की भर्ती में बीएड को शामिल ना करने की बात हिमाचल की तरफ से पहले ही कही जा चुकी है और एनसीटीई की संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार जेबीटी के भर्ती नियमों को ना बदलने की भी बात हिमाचल की तरफ से कही गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हिमाचल सरकार का पक्ष किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रहता है और इसके बाद जेबीटी और बीएड पर क्या इसका असर देखने के लिए मिलता है। और इस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए जो जवाब देने के लिए समय तय कर दिया है और उसके बाद किसी भी तरह का जवाब नहीं लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ आदेश जो हैं वो राज्य को दिए गए हैं। बात ओल्ड पेंशन
की करते हैं ओल्ड पेंशन को लेकर के बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है पूरे प्रदेश भर में, और ये आंदोलन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू होगा। 15 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। वोट फॉर ओपीएस, इस नाम से ये पूरे प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा, और इस दौरान जो तमाम ओपीएस एनपीएस के तमाम जो कर्मचारी हैं ओपीएस बहाली को लेकर के इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। एक जो हजूम है उसे एकत्र किया जाएगा। वोट फॉर ओपीएस के नाम से ये आंदोलन जारी रहेगा, और तब तक इस आंदोलन को हवा मिलती रहेगी जब तक ओपीएस को लेकर के प्रदेश सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठा लेती है, बड़ा फैसला नहीं ले लेती है। इसके साथ ही क्रमिक अनशन जो फिलहाल शिमला में चल रहा है उसे तमाम अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी विभाजित करने की बात कही गई है। इसमें कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्रों में ये क्रमिक अनशन जो है वो आगामी दिनों में शुरू किया जाएगा, और 1 सितंबर से ये क्रमिक अनशन रहेगा। 1 सितंबर से क्रमिक अनशन शुरू होगा, जबकि 15 सितंबर से वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे प्रदेश भर में छेड़ा जाएगा। इसके साथ ही बात एनएचएम की कर लेते हैं। एनएचएम को बड़ा अल्टीमेटम दिया है और 1 हफ्ते में वेतन भुगतान की बात कही गई है, और इस URCH फीमेल हेल्थ वर्कर की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। इनका कहना है कि पिछले 5 महीनों से इनके वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है, और इस वजह से इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आज इन्होंने सीटू के बैनर तले मुलाकात की है एनएचएम की निदेशक के साथ, और उनके समक्ष अपना पक्ष रखा है। इनका कहना है कि 2011 में इनकी तैनाती की गई थी, इनकी नियुक्ति की गई थी, और उस दौरान इन्हें 8,000 वेतन तय किया गया था इनके लिए, लेकिन तमाम जो पिछले अरसा जो गुजरा है 2011 से के बाद से अब तक का, उसमें इनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और अभी भी ये 8,000 वेतन ही ले रहे हैं। इनका कहना है केंद्र या राज्य सरकार की तर्ज पर उच्च कुशल श्रेणी में इनका वेतन तय किया जाए, और जिस तरह की अब प्रशिक्षित हो चुके हैं, प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, उस आधार पर ही इनका वेतन आगामी दिनों में जो है वो तय किया जाए। और वेतन इनका तय नहीं किया गया तो 1 हफ्ते के बाद ये आंदोलन शुरू कर देंगे। बात बिजली बोर्ड में तैनात JOAIT और अकाउंट की करते हैं, क्योंकि JOAIT और अकाउंट के जो 600 कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। R&P रूल इनके लिए तय होने वाले हैं। सर्विस कमेटी की बैठक बिजली बोर्ड की हुई थी, उसमें ये मसला चर्चा में रहा था। हालांकि अधिसूचना जारी बिजली बोर्ड को करनी थी, जो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और अब जो बिजली बोर्ड का नया अपडेट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इन कर्मचारियों को लेकर के R&P जो इनके निर्धारित होने हैं नियम, उन्हें लेकर के अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती है, और ये एक बड़ी राहत की बात इनके लिए होगी। और बिजली बोर्ड में ये दूसरा बड़ा कदम होगा, क्योंकि हाल ही में टीममेट और हेल्पर से जूनियर शब्द को हटा दिया गया है। 18,000 के वेतन पर दोनों श्रेणियों के कर्मचारी थे, और जूनियर और सामान्य श्रेणी में दोनों ही कर्मचारी एक समान वेतन ले रहे थे, और इसे लेकर के मांग जो है कर्मचारियों की उठ रही थी। और बिजली बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब टीममेट और हेल्पर से जूनियर शब्द को हटाया था। अब इसके बाद JOAIT और अकाउंट के जो कर्मचारी हैं, 600 पूरे प्रदेश भर के ये कर्मचारी हैं, इन्हें बड़ी राहत अब आने वाले दिनों में मिलने वाली है। बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के टिकट की अब जो छंटनी है वो दिल्ली में होने वाली है। 5 सितंबर को ये छंटनी प्रक्रिया होगी, और इसे लेकर के जो एक बैठक आयोजित होनी है उसका जो समय और स्थान है वो तय कर दिया गया है, और दिल्ली में ये बैठक आयोजित होगी। और इसमें जो प्रदेश चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं वो हिस्सा लेंगे। ये शुरुआती छंटनी होगी, क्योंकि कांग्रेस में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कांग्रेस के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 1 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद पहले 2 सितंबर की तारीख तय की गई थी। हिमाचल में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब बैठक का स्थल बदल दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की एक और जो बड़ा प्रदर्शन है 4 सितंबर को हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली में तय हुआ है, और इस दौरान हिमाचल से तमाम नेता दिल्ली में होंगे, और साथ ही जो टिकट के आवेदक हैं उनके लिए भी ये भीड़ जुटाने का एक अवसर रहेगा। और इसके साथ ही 5 सितंबर को दिल्ली में ही अब छंटनी की जाएगी, और इस दौरान जो नाम बाकी बचेंगे जिन्होंने आवेदन किया है, और उनकी छंटनी के बाद जो नाम बच जाएंगे उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और अंतिम फैसला कांग्रेस की टिकटों का जो है वो आगामी दिनों में होगा। बात विधायकों और
मंत्रियों, पूर्व विधायकों और सांसदों, पूर्व विधायकों की करते हैं, क्योंकि इन्हें लेकर के एक बड़ा आदेश हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। हाई कोर्ट ने विधायकों, पूर्व विधायकों और सांसदों, पूर्व सांसदों के पर दर्ज मामलों की रिपोर्ट मांगी है, जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि जो इस समय मामले दर्ज हुए हैं सभी माननीयों पर, उन मामलों का खुलासा किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल को मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की अनुपालना रिपोर्ट के माध्यम से ये आदेश जारी किए हैं। और इसके साथ ही जो 4 बातें मुख्य तौर पे इसमें कही गई हैं, कौन से आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, यानी माननीयों के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो कौन से हैं, कोर्ट कौन सा है, जिन कोर्ट में इनके ऊपर केस चल रहे हैं वो कौन सा कोर्ट है, चार्जशीट दाखिल करने की तारीख कौन सी है, किस तारीख को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही जो इनके मामले हैं, यानी पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, इनके जो मामले हैं वो कौन सी स्टेज पे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, ये तमाम जानकारी हाई कोर्ट ने मांगी है। और आगामी दिनों में इस जानकारी के ऊपर नए अपडेट जो हैं वो निकल करके ज़रूर सामने आएंगे। बात भाजपा की करते हैं। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति शुरू कर दी है और इस रणनीति के तहत भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। खासतौर पे उन विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है जहां विवाद उपज कर सामने आए हैं। सुरेश कश्यप जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इन्होंने पहले देहरा का दौरा किया था और अब ये नालागढ़ पहुंच गए हैं। नालागढ़ में लखविंदर राणा के भाजपा में शामिल होने के बाद जो विरोध वहाँ पनपा था, उसको लेकर के ये बड़ी बैठकें अब आयोजित होने वाली है, और ताकि डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा सके। आज कांग्रेस के प्रवक्ता हिमाचल में थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे, और इन्होंने कहा है कि हिमाचल से जो जीत का संदेश है वो पूरे देश भर में जाना चाहिए। एक बात इन्होंने कही है। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि सस्ती बिजली की बात कही जा रही है, क्योंकि मुफ्त बिजली का प्रलोभन जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन ये मुफ्त की बिजली जो है वो आने वाले दिनों में महंगी पड़ने वाली है। और जो एक विधेयक केंद्र में लाया जा रहा है, उस विधेयक की वजह से निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा बिजली के क्षेत्र में, और इसकी वजह से बिजली महंगी होगी और कर्मचारियों को वेतन अदायगी में मुश्किलों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी पर ऐसे ही बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।